जो लोग शेयर ट्रेडिंग में भारी निवेश करते हैं, ये उनका पेशा है और वे अभी भी डेस्कटॉप और लैपटॉप के साथ काम करना पसंद करेंगे क्योंकि इससे उन्हें बड़ी स्क्रीन और ज़्यादा नियंत्रण मिलते हैं। उनके उत्पाद में ज़्यादा सुविधाएं होती हैं और उनके लिए ज़्यादा विकल्प उपलब्ध होते हैं। तो पेशेवर व्यापारियों और खुदरा निवेशकों में एक अंतर है। नमस्कार, मार्केट पिलर्स अनकवर्ड के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। व्यापार या निवेश में तकनीक का अहम रोल होता है। कुछ क्लिक में खरीद बिक्री हो जाती है, चाहे वो टैबलेट हो, मोबाइल या डेस्कटॉप। आज हम मिलेंगे जिन्होंने वित्तीय क्षेत्र में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा दिया है। श्री प्रवीण गुप्ता, सिम्फनी फिनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के सह संस्थापक और सीईओ। आज हम निवेश की विभिन्न तकनीकों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें मोबाइल और डेस्कटॉप ट्रेडिंग शामिल है। इसके अलावा हम एआई, एल्गोरिदम और सुरक्षा के पहलुओं को भी समझेंगे। श्री गुप्ता, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनी टीवी पर बुलाने के लिए धन्यवाद। पहले मैं आपकी यात्रा जानना चाहूंगी। फिनटेक में आईटी और पूंजी बाजार हैं और आप दो नो का संयोजन कर रहे हैं। आपने इस क्षेत्र में कदम कैसे रखा और आपकी प्रेरणा क्या रही? इस क्षेत्र में अब तक का आपका अनुभव कैसा रहा है? तो मेरे बारे में बात करें तो मैंने बिट्स पिलानी से केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। ये 1983 की बात है। हालांकि मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की थी, लेकिन मुझे कंप्यूटर में काफ़ी दिलचस्पी थी और मैंने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन और लॉजिक डेवलपमेंट के कई साइडलाइन कोर्स भी किए। उन दिनों मुझे IBM कंप्यूटर्स के साथ काम करने का मौका मिला और मैंने अपना खुद का म्यूज़िक सिस्टम भी बनाया। इसलिए मैं कुछ नया अलग बनाने के लिए काफ़ी उत्सुक था। स्नातक होने के बाद मैंने कॉरपोरेट जगत में लगभग 10 साल तक सेल्स और मार्केटिंग, प्रोजेक्ट मार्केटिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में काम किया और फिर मैंने IT उद्योग में अपनी उद्यमशीलता की यात्रा शुरू की, जो मेरा पहला प्यार था। मैंने IT इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, हार्डवेयर सप्लाई और कंपनियों के लिए नेटवर्क बनाने से ये शुरुआत की। लगभग 10 साल यही काम किया। इसके साथ ही कंपनियों के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना भी शुरू किया। सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण संस्थान का संचालन। उन दिनों बहुत हलचल थी, तेज़ी थी। हर कोई जावा और ओरेकल सीखना चाहता था और अमेरिका में नौकरी पाना चाहता था। तो वो Y2K का दौर चल रहा था। फिर मेरे दोस्त या मेरे बैचमेट के माध्यम से मेरी मुलाकात पूंजी बाजार से हुई, JP गुप्ता से। वो भी पिछले 10 साल से अपनी IT इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी चला रहे थे, लेकिन उनका ध्यान पूंजी बाजार और स्टॉक ब्रोकिंग पर था। हम बिड्स पिलानी और पिलानी में बैचमेट एलुमनाई गेट टुगेदर के दौरान मिले और साथ साथ घूमे। उन्होंने पूंजी बाजार के बारे में विस्तार से चर्चा की। जब हम लौटे तो हमने अपने कामकाज को मिलाकर पूंजी बाजार पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। तो हमारे पास एक कंपनी थी कॉमटेल, और कॉमटेल स्टॉक ब्रोकरों के लिए डेटा सेंटर बनाने, उन्हें IT सुविधाएं प्रदान करने और उनके IT नेटवर्क के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। और कॉमवर्ट ने डेटा सेंटर कोलोकेशन सुविधा उच्च आवृत्ति वाले व्यापारियों के लिए हार्डवेयर नेटवर्क और कम विलंबता वाले समाधान प्रदान करके दिन प्रगति की है। तो यही हमारा IT इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवसाय है जो अभी भी चल रहा है। और सिम्फनी की बात करें तो इसीलिए 2008 में सेबी ने एल्गोरिथम ट्रेडिंग की शुरुआत की थी और इसलिए हम सोच रहे थे कि इस क्षेत्र में इतनी गहराई तक पहुंचने के बाद सॉफ्टवेयर के लिए क्या कर सकते हैं। 2009 में जब हर कोई हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स, प्रॉप डेस्क या संस्थागत ट्रेडिंग के लिए टेक्नोलॉजी स्टैक बनाने की बात कर रहा था, मैंने रिटेल या एक्टिव ट्रेडर्स के लिए एक स्टैक बनाने के बारे में सोचा। वे क्या कर सकते हैं, हम उन्हें टेक्नोलॉजी कैसे दे सकते हैं ताकि वे नियम आधारित और अनुशासित ट्रेडिंग कर सकें। और इसलिए हमने इस पर काम शुरू किया। 2010 में हमने सिम्फनी लॉन्च किया। यहीं से सिम्फनी का सफ़र शुरू हुआ। हमने कई रणनीतिकारों, तकनीकी और बुनियादी विश्लेषकों के साथ काम किया, ये समझने के लिए कि उन्हें किस स्टैक की ज़रूरत होगी, और फिर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया।
आज हमारे पास एक संपूर्ण ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसे हम स्टॉक ब्रोकर्स को देते हैं और वे इसे अपने ग्राहकों को देते हैं। हमारे 270 से अधिक ब्रोकर इसका उपयोग कर रहे हैं। इसमें ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, स्केलेबल और मजबूत रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, मोबाइल ट्रेडिंग, वेब आधारित ट्रेडिंग और डेस्कटॉप आधारित तो ट्रेडिंग जैसे सभी फ्रंट एंड शामिल हैं। हमने एपीआई आधारित ट्रेडिंग और एल्गोरिथम ट्रेडिंग के विकास में भी भारी निवेश किया है। तो केमिकल इंजीनियरिंग, फिर आपने कंप्यूटर सीखा और अब आपने पूंजी बाजार भी सीखा। ये दिखाता है कि सीखना अनिवार्य और सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल। इस एपिसोड का उद्देश्य दर्शकों को निवेश की दुनिया में आप जैसे लोगों द्वारा विकसित तकनीकों का लाभ उठाने में मदद करना है ताकि वे पूरा फायदा उठा सकें। आज जब हम निवेश या व्यापार करना चाहते हैं तो हमारे पास कई विकल्प होते हैं। हमारे पास टैबलेट, मोबाइल फोन और डेस्कटॉप जैसे उपकरण हैं। क्या ट्रेडिंग करते समय मोबाइल, डेस्कटॉप या लैपटॉप के उपयोग में कोई विशेष बारीकियां या अंतर होते हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए? देखिए, आज मोबाइल ट्रेडिंग बहुत विकसित हो चुकी है। ये आपको सुविधा देती है। अगर आप स्टॉक ब्रोकर से बात करें, वे कहेंगे कि उनकी ब्रोकरेज अब डेस्कटॉप से मोबाइल आधारित ट्रेडिंग में बदल गई है। लगभग 70 से 80% ब्रोकरेज मोबाइल आधारित ट्रेडिंग से आ रही है। तकनीक विकसित हो गई है। ये आपको निश्चित रूप से सुविधा देती है और नए जमाने के ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए भी फायदेमंद है। वे किसी अन्य पेशे में है, यह उनके लिए एक सहायक अतिरिक्त गतिविधि है। फिर भी जो लोग स्टॉक ट्रेडिंग में भारी निवेश करते हैं, ये उनका पेशा है और वे अभी भी डेस्कटॉप और लैपटॉप के साथ काम करना पसंद करेंगे क्योंकि इससे उन्हें बड़ी स्क्रीन और ज़्यादा नियंत्रण मिलते हैं। उनके उत्पाद में ज़्यादा सुविधाएं होती हैं और उनके लिए ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो हाँ, पेशेवर व्यापारियों और खुदरा निवेशकों में एक अंतर है। खुदरा निवेशक मोबाइल और वेब के साथ काम कर सकते हैं और इससे उन्हें ज्यादा सुविधा मिलती है। क्या आपको लगता है कि ये इस पर निर्भर करता है कि लोग कितनी बार ट्रेडिंग करते हैं, और क्या ये प्रभावित करता है कि आपको मोबाइल या डेस्कटॉप का उपयोग करना चाहिए? हाँ, देखिए, मोबाइल निश्चित रूप से आपको सीमित सुविधाएं और कार्यक्षमताएं प्रदान करता है और ये इंटरनेट के माध्यम से आता है, जबकि डेस्कटॉप पर आप एक सुरक्षित वातावरण में बैठते हैं जहां आपके पास स्थिर इंटरनेट कनेक्शन या लाइन कनेक्शन होता है। इसलिए पेशेवर व्यापारियों के लिए डेस्कटॉप एप्लीकेशन के सामने रहना अधिक उचित होता है। और सुविधा के लिए मान लीजिए कि वे जल्दी पहुंचते हैं, वे चाहते हैं कि वे तुरंत पहुंचना चाहें, जब वे चलते फिरते हैं, यात्रा में विकल्प न हो तो मोबाइल ऐप से काम करें। क्योंकि आपने इंटरनेट कनेक्टिविटी का विषय उठाया है, क्योंकि तकनीक उसी पर निर्भर है, व्यापार और निवेश उसी पर निर्भर है। मोबाइल डेटा, वाईफाई या समर्पित लीज लाइन का आपके लेन देन पर क्या प्रभाव पड़ता है? और मैं यहाँ सुरक्षा का मुद्दा भी उठाना चाहूंगी, क्योंकि ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप किस तरह का इंटरनेट और ब्रॉडबैंड इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए मैं हमारे निवेश पर इसके प्रभाव को समझना चाहूंगी। तो हालांकि आजकल इंटरनेट बहुत स्थिर और मजबूत हो गया है, फिर भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपको अच्छी इंटरनेट सुविधा नहीं मिलती। हमारे उद्योग में विलंबता एक शब्द है। अगर आप ज्यादा जानते हैं तो विलंबता जितनी ज्यादा होगी आपको उतना ही बेहतर होगा। आपको डेटा बहुत धीरे धीरे मिल रहा है या आपको डेटा में देरी से मिल रहा है, लेटेंसी बहुत ज़्यादा है आपके। ऑर्डर एक्सचेंज में बहुत देर से पहुंच रहे हैं या आपको अपडेट्स बहुत देर से मिल रहे हैं। इस कारण से इंटरनेट कनेक्शन या कनेक्टिविटी, चाहे कनेक्टिविटी का तरीका कुछ भी हो, मजबूत होना आवश्यक है। इसलिए जब आप मोबाइल डेटा और ये वाईफाई डेटा से जुड़े होते हैं तो हमेशा एक जोखिम बना रहता है, क्योंकि आपको स्थिर कनेक्शन नहीं मिल सकता है। आप ब्रॉडबैंड के साथ काम कर रहे हैं, कनेक्शन टूट सकते हैं। इसलिए इन कनेक्शनों के साथ काम करते समय हमेशा थोड़ा जोखिम रहता है। लेकिन लीज लाइन आपको ज़्यादा स्थिर, सुसंगत और मजबूत कनेक्टिविटी देती है। इसलिए सभी पेशेवर व्यापारी लीज लाइन कनेक्टिविटी के साथ काम करना पसंद करते हैं। लेकिन जब आप लचीलेपन की तलाश में होते हैं तो निश्चित रूप से आप जानते हैं मोबाइल आपको या वाईफाई और इंटरनेट आपको कनेक्ट करने की सुविधा देता है। ठीक है, चलिए सुरक्षा की बात करते हैं, जैसे वित्तीय धोखाधड़ी और साइबर खतरे।
दुर्भाग्य से हम में से कई लोगों ने किसी न किसी रूप में इनका अनुभव किया है। जब हम ऑनलाइन ट्रेडिंग या निवेश करते हैं तो ऐसे हमलों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। ऐसे में निवेशकों और व्यापारियों को किन सर्वोत्तम उपायों का पालन करना चाहिए ताकि जोखिम कम किया जा सके? आप जानते हैं इन खतरों को खत्म करना कठिन काम है, लेकिन कम से कम इन खतरों के कारण हमले का खतरा कम हो सकता है। फिर तकनीक, आप जानते हैं अब ये विकसित हो रहा है जहां साइबर हमले या डिस्कनेक्शन की संभावनाओं को कम करना चाहते हैं। VPN कनेक्टिविटी उपलब्ध है जिससे ज़्यादा सुरक्षित कनेक्टिविटी मिलती है। आपका ब्रोकर जहां आप ट्रेडिंग कर रहे हैं आपको ऐसे टर्मिनल दे रहा है जिनमें ज़्यादा एन्क्रिप्टेड डेटा होता है और आप सुरक्षित टनल से लॉग इन कर रहे हैं, इसलिए ये सुविधाएं विकसित हो रही हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका व्यापार बंद नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको इसकी आवश्यकता है। जहां आप काम कर रहे हैं वहां सुरक्षित वातावरण में वैकल्पिक उपकरणों का उपयोग होता है। वो इंटरनेट एक सुरक्षित होता है। ये सार्वजनिक इंटरनेट नहीं है जहां आपका डेटा या एप्लीकेशन हैक हो सकता है। आप ब्रोकर्स के साथ काम कर रहे हैं जिनका अपना सुरक्षित वातावरण है, तो आप भी सुरक्षित रहें। इसलिए मुझे लगता है कि इन बातों का अध्ययन भी होना चाहिए। क्या लीज्ड लाइन उपयोग करना सही है? जब आप टर्मिनल और मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं तो आप क्या करते हैं? सुविधाजनक हो या नहीं, आप मोबाइल डेटा का उपयोग करते हैं। क्या ये सच में फर्क डालता है? क्या ये आपके अनुभव को प्रभावित करता है? देखिए, लीज्ड लाइनें आपको एक बेहद सुरक्षित माहौल देती हैं। ये PTBLUP लीज्ड लाइनें हैं और आप जानते हैं कि ये एक निजी नेटवर्क है जिसे बनाया जा सकता है, इसलिए इसे हमेशा प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये आपको एकरूपता प्रदान करती है और आपको ट्रेडिंग के लिए एक बेहद स्थिर माहौल देती है और मोबाइल डेटा पर रहते हुए आपको जोखिम मुक्त रखती है। देखिए, अगर आप किसी ब्रोकर द्वारा दिए गए मोबाइल टर्मिनल पर काम कर रहे हैं तो उनके पास इसे कनेक्ट करने का एक बेहद सुरक्षित तरीका होता है। लेकिन अगर आप वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हैं तो ये एक सार्वजनिक वाईफाई है जहां हमेशा ये संभावना रहती है कि कोई और आपके प्रमाणित सार्वजनिक डेटा तक पहुंच सकता है, इसीलिए सुरक्षा महत्वपूर्ण है। ये सब सुनकर अच्छा लगा क्योंकि ये वास्तव में उपयोगी जानकारियां हैं जिन्हें हम लागू कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हम उन प्लेटफॉर्म की तकनीक और बुनियादी तकनीकी पहलुओं को बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि सिर्फ लॉगिन करना और बटन दबाना काफी नहीं है, कभी कभी ये जानना भी जरूरी होता है कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। तकनीक की बात करें तो देखिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि वित्तीय बाजार में छोटी सी बात भी आपके मुनाफे या नुकसान को प्रभावित कर सकती है। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतनी ही बेहतर सुरक्षा आप खुद के लिए सुनिश्चित कर पाएंगे। इसलिए ये हमेशा फ़ायदेमंद होता है कि आप लगातार सीखते रहें क्योंकि सीखने के लिए बहुत कुछ है। उपलब्ध सहायता फाइलों से सीखना अच्छा है। ब्रोकर अपने टर्मिनल उपलब्ध कराते हैं और उनमें काफ़ी जानकारी उपलब्ध है। आपके पास सेबी सर्कुलर एक्सचेंज ने सर्कुलर जारी किए हैं जिनमें तकनीक क्या करें और क्या न करें और आने वाले नियमों के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया। बिल्कुल, इंटरनेट जानकारी से भरा हुआ है, लेकिन सही जानकारी प्राप्त करना अब भी कठिनाई भरा हो सकता है। बेहतर होगा कि आप सम्मेलनों में भी भाग लें। इन सम्मेलनों में शेयर ट्रेडिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। आजकल डोमेन कॉन्फ्रेंस बहुत तेजी से हो रही हैं। लगभग हर दूसरे महीने कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस हो ही रही है और नए ज़माने के टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर भी मौजूद हैं, अपनी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे मिलकर समझे कि क्या चल रहा है। वक्ता भी भाषण दे रहे हैं, वर्कशॉप आयोजित कर रहे हैं। आप उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, अपनी शंकाएं दूर कर सकते हैं और उनके बारे में समझ सकते हैं। तो हाँ, आजकल सीखने के लिए काफ़ी संसाधन उपलब्ध हैं। एक व्यक्ति के रूप में जिसने आज के पूंजी बाजार के हितधारकों द्वारा उपयोग की जाने वाली अनेक तकनीकों को डिजाइन किया है और उनके पीछे रहा है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, कई प्रदाता हैं। एक आम व्यक्ति के रूप में क्यों आप मुझे ये समझने में मदद कर सकते हैं कि विभिन्न प्लेटफॉर्म में क्या अंतर है? क्योंकि देखिए, अंतिम परिणाम लगभग एक जैसा ही होता है। तो क्या ऐसा कुछ होता है जिसे देखकर आप कहेंगे हाँ
ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और मैं इसका उपयोग करना चाहूंगा? विभिन्न सेवा प्रदाताओं, सेवाएं देने वाले स्टॉक ब्रोकरों और इन सेवाओं को प्रदान करने वाले नटेक प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं। UI UX का मूल्यांकन करना आसान है। आपको इनमें से कौन सा सबसे अच्छा लगता है, आपकी प्राथमिकता क्या है? हर किसी का अपना फ्रंट एंड होता है और आपको उसे बेहतर ढंग से इस्तेमाल करने के लिए उसकी आदत डालनी होगी। इसके अलावा सेवा प्रदाता के पीछे की तकनीक पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है। उसकी तकनीक कितनी स्थिर है, उसका नेटवर्क कितना स्थिर है, आपदा प्रबंधन योजनाएं क्या हैं। अगर कुछ हो जाए तो तकनीकी गड़बड़ियाँ किसी भी नेटवर्क का हिस्सा होती हैं, तो उसकी आपदा प्रबंधन योजना क्या है, उसकी व्यावसायिक निरंतरता योजना क्या है, और सबसे अहम बात यह है कि उसकी ग्राहक सेवा कैसी है। देखिए, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप आसानी से पहुंच सकते हैं। आजकल इंटरनेट के युग में ये ज़रूरी नहीं, लेकिन फिर भी मदद और समर्थन के लिए वे तत्पर रहते हैं। ये वही अंतर है जिसे आप देख सकते हैं। AI एक बड़ी बात है, ये तकनीकी प्रगति का अहम हिस्सा है। सवाल है, शेयर बाजार में इसका प्रभाव क्या है? क्या ये तकनीकों को कुशल बना रहा है? AI का उपयोग कैसे शेयर बाजार को प्रभावित कर रहा है? तो ये उद्योग निश्चित रूप से नवीनतम तकनीक को अपनाने में सबसे तेज है। AI पहले से ही इसमें शामिल हो रहा। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग पहले से ही बहुत आगे बढ़ चुकी है। AI इसका अगला संस्करण है। AI और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का उपयोग करके लोग सोच समझकर निर्णय लेने में सक्षम हो रहे हैं। वे अनुशासित ट्रेडर बन रहे हैं। अब आपको पता चलता है कि क्या खरीदना है, कब खरीदना है, बजाय इसके कि आप अपनी आंतरिक भावना के आधार पर ट्रेडिंग करें। इसलिए ये उन्हें अपने मुनाफे को अधिकतम करने में मदद कर रहा है। ये उनके नुकसान को कम करने में भी मदद कर रहा है। मॉडलिंग करने, बेहतर रणनीतियों की खोज के लिए शोध करने, रणनीति के प्रदर्शन को बेहतर बनाने, नए क्षेत्रों की खोज करने के लिए AI का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आजकल पोर्टफोलियो विश्लेषण में भी AI का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप प्रदर्शन, आपका पोर्टफोलियो जो भी हो, आप उसका बेहतर विश्लेषण करके ये तय कर सकते हैं कि आपके लिए आगे क्या करना है। आप जानते हैं, मान लीजिए अगर हम 5-6 साल बाद फिर से बात करें तो पिछले 7-8 सालों में ट्रेडिंग और निवेश का अनुभव पूरी तरह से बदल गया है। लेकिन मान लीजिए अगर हम अगले 5-6 सालों में फिर से मिलकर बात करें तो निवेश और ट्रेडिंग में कौन कौन सी नई तकनीकें हैं जो आपको सबसे ज्यादा उत्साहित करती हैं, और एक ट्रेडर के लिए ये अनुभव कितना अलग और अनोखा होगा? जैसा कि मैं देख रहा हूँ, तकनीक हर किसी का अभिन्न अंग है और ऐसा ही रहेगा। आप जानते हैं, हम में से प्रत्येक व्यक्ति विशेष रूप से ट्रेडिंग में लगा हुआ है और विकसित देशों में मैनुअल ट्रेडिंग निश्चित रूप से कम हो रही है। एल्गोरिथम ट्रेडिंग या EM आधारित ट्रेडिंग और तकनीक आधारित ट्रेडिंग लगातार होती रहती है। हमें यहाँ इस्तेमाल की जा रही तकनीकों के बारे में अधिक शिक्षित होना होगा और अधिक जानकारी प्राप्त करनी होगी। शायद कुछ हद तक हमें स्वयं सॉफ्टवेयर को अपनाना होगा और उसे समझना होगा। हम किसी और पर निर्भर रहने के बजाय अपना खुद का एप्लीकेशन बनाते हैं ताकि हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो सके। API ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। अगर आप आधार प्रणाली को देखें तो देख सकते हैं कि आधार कैसे बनाया गया, जिसमें हम सभी का मास्टर डेटा है, और फिर ऐसे एप्लीकेशन हैं जो आधार पर निर्मित हैं। आजकल आपको एक सिम मिल जाता है जो कुछ ही मिनटों में एक्टिवेट हो जाता है, जबकि पहले इसमें कई दिन लग जाते थे। तो ये आधार API हैं जो पूरी दुनिया को सुविधा और डिजिटल बना रहे हैं। डिजिटल रास्ते और भी मजबूत हो गया है। इसी तरह तकनीक की दुनिया में, ट्रेडिंग की दुनिया में API की यह पूरी तकनीक विकसित हुई है। कई कारणों से और भी मजबूत API सामने आए हैं। और ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, मजबूत ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम इन स्टॉक ब्रोकर्स के पास पहले से ही उपलब्ध है। इन API के उपयोग से उपयोगकर्ताओं को नए इनोवेशन का एक बड़ा मौका मिलेगा। अब वे अपने खुद के एप्लीकेशन बना सकेंगे जो कि उनके लिए स्टॉक ब्रोकर के बेकार और पुराने एप्लीकेशन की जगह लेगा। इससे उन्हें अपनी पसंद से ट्रेड करने की स्वतंत्रता मिलेगी और इस दुनिया में जो चाहें उस पर बेहतर और अधिक नियंत्रण प्राप्त होगा। आप अपनी जरूरत के अनुसार ट्रेडिंग रणनीति तैयार करें बजाय पहले से तैयार चीज चुनने के। ये बहुत दिलचस्प है। अब करियर के रास्तों की बात करें। वित्तीय तकनीक और फिनटेक की दुनिया रोमांचक है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फिनटेक बाजार है।
वहाँ किस तरह के करियर अवसर हैं और कोई इसे कैसे अपना सकते हैं? तो सामान्य रूप से किसी भी आईटी क्षेत्र की तरह इसमें किसी डोमेन का ज्ञान थोड़ा अधिक आवश्यक होता है। आप इस डोमेन के बारे में जितना अधिक जानेंगे, आप इसे स्वयं बेहतर ढंग से कर पाएंगे और आप इसे अधिक प्रभावी तरीके से कर सकेंगे, इसमें और योगदान दें। इसके लिए संपूर्ण SDLC चक्र यानी सॉफ्टवेयर विकास चक्र की ज़रूरत होती है, जहां आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर्स चाहिए जो टेक स्टैक सर्वर साइड तकनीकें मुख्यतः के फ्रंट एंड एप्लीकेशन, एंड्रॉयड, मोबाइल, iOS और वेब एप्लीकेशन बना रहे हो। इसके लिए सॉफ्टवेयर परीक्षकों की ज़रूरत होती है, लेकिन उन्हें डोमेन विशेषज्ञ होना चाहिए। इसलिए एक मैनुअल टेस्टर बनने के लिए डोमेन ज्ञान की अधिक आवश्यकता होती है। ऑटोमेशन टेस्टिंग इस उद्योग में काफ़ी लोकप्रिय हो गई है, क्योंकि एप्लीकेशन अब तेज़ी से उपलब्ध हो रहे हैं। मशीन आपके एप्लीकेशन का परीक्षण और पूरा करने में सक्षम है। आपको ऐसे बिजनेस विश्लेषकों की ज़रूरत है जो क्लाइंट एप्लीकेशन और उनकी अपेक्षाओं को समझें, दस्तावेज बनाएं और डेवलपर्स से बाजार की अपेक्षाओं पर बात करें। यह उद्योग लत जैसा है, शामिल होने पर छोड़ने का मन नहीं करता। इसमें प्रवेश कठिन है, विशेषज्ञता चाहिए, लेकिन अवसर मिलते हैं और छोड़ना नहीं चाहते। जैसे जैसे आप इसमें गहराई से उतरते हैं, ये और भी रोमांचक और आकर्षक लगता है। ठीक है, और मुझे लगता है कि आप लंबे समय से बाजार के छात्र रहे हैं और लगातार सीखते रहे हैं। तो जब आप AI, एल्गोरिदम और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं सोच रहे होते, तो अपने खाली समय में आप क्या करना पसंद करते हैं? हाँ, मैं वर्कहॉलिक हूँ। जब मैं अपनी सीट पर नहीं होता तो मुझे जानना होता है क्या हो रहा है, क्या नया। जब मैं उठता हूँ तो जानने की उत्सुकता होती है। आप समझ सकते हैं ये मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हाँ, मुझे परिवार के साथ लंबी ड्राइव पर जाना बहुत पसंद है, जहां हम स्वादिष्ट खाना खाते हैं और नए व्यंजनों का आनंद लेते हैं। साथ ही पुराने गाने सुनना भी मुझे बहुत पसंद है। यदि स्वचालित कारें शामिल हैं, तो संभवतः वे AI द्वारा संचालित होती हैं, परंतु यह देखना हमेशा सटीक उखद होता है जब कोई व्यक्ति अपने पेशे को अपने शौक में बदल लेता है। आपकी जोश और जुनून सच में प्रेरणादायक। खैर, श्री गुप्ता, आपने फ्रंट एंड उपयोगकर्ताओं के लिए बैक एंड पर जो कुछ होता है उसका पर दांव उठाया। इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। इस विस्तृत बातचीत में शामिल होने के लिए भी धन्यवाद। यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया। हम इस एपिसोड के अंत में हैं। उम्मीद है कि आपको मूल्यवान तकनीकी जानकारी मिली होगी कि आपके ऐप पर खरीदारी या बिक्री बटन दबाने पर क्या होता है। देखने के लिए धन्यवाद और मनी टीवी के साथ रहें।